हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी काजल टेरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो सेशन है वो है रिलेटेड टू एमजीके वीपी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। इस यूनिवर्सिटी की बात करें तो ऑलरेडी हमने इसका पेपर पैटर्न डिस्कस किया हुआ था रिलेटेड टू एमकॉम, एंड हमने 2019 एंड 2020 का क्वेश्चन पेपर भी अपलोड किया हुआ है जहां हमने उस पर पूरा डिस्कशन किया है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा हमने और भी यूनिवर्सिटीज़ जैसे BHU, DU के भी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स अपलोड किए हुए हैं रिलेटेड टू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। एंड एमकॉम एडमिशन 2021 के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, वो आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, फिर भले ही आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो। अब अगर हम लोग एमजीके वीपी की बात करें तो इसमें 2018 ऑनवर्ड से जो पेपर पैटर्न है वहाँ 100 MCQs कवर करता है एग्ज़ाम में, और वो पूरे 100 MCQs बेस्ड होते हैं उन सब्जेक्ट्स पे जो आपके बीकॉम लेवल पे रहे हैं, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंपनी अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इनकम टैक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड सो ऑन। बट 2018 के पहले जो पेपर पैटर्न था वहाँ 50 क्वेश्चंस आते थे जनरल नॉलेज के, और बाकी रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस बेस्ड होते थे आपके ग्रेजुएशन लेवल सब्जेक्ट्स पे। दैट इज़ अगर हम एमकॉम की बात कर रहे हैं तो बीकॉम लेवल के जितने भी सब्जेक्ट्स थे वो कवर करते थे सिर्फ 50 क्वेश्चंस, और बाकी रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस बेस्ड होते थे जनरल नॉलेज पे। बट 2018 ऑनवर्ड से उन्होंने पूरा का पूरा पेपर पैटर्न चेंज कर दिया है रिलेटेड टू एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम। अब अगर हम एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें तो हमारे पास जो पूरे 100 MCQs होंगे वो बेस्ड होंगे बीकॉम लेवल के सब्जेक्ट्स पे। क्लियर? ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था जब हमने 2019 एंड 2020 के क्वेश्चन पेपर अपलोड किए थे, एंड इसके अलावा हमने एक सैम्पल पेपर भी अपलोड किया है रिलेटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। तो उन सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से वो क्लासेस आप ज़रूर कर लेना। एंड ऑलमोस्ट यही पैटर्न बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ का भी है, लाइक BHU, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो सबके हमने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स अपलोड किए हुए हैं, उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से वो क्लासेस आप कवर कर सकते हो। एंड इंडिविजुअली हम सब्जेक्ट वाइज भी अब क्लासेस अपलोड कर रहे हैं। उसके लिए हमने एक अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है एमकॉम प्रिपरेशन 2021 के नाम से। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और वहाँ से आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, इनकम टैक्स, स्टैटिस्टिक्स के इंडिविजुअल के MCQs भी कवर कर सकते हो जो बेसिकली आपके पेपर में आते हैं। तो आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो है 2017 का क्वेश्चन पेपर। एंड क्योंकि हमने अभी बताया 2017 का जो पेपर पैटर्न था उसमें ये था कि 50 क्वेश्चंस जीके के होंगे, दैट इज जनरल नॉलेज के और करंट अफेयर्स के, एंड रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस होंगे बीकॉम लेवल के सब्जेक्ट से। तो हम लोग को सिर्फ ये 50 क्वेश्चंस डिस्कस करना है, ना कि ये 50। अब हमारे पास जो पेपर पैटर्न है उसमें कोई भी क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज या करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं होते हैं, तो ये 50 क्वेश्चंस हम कट करवा रहे हैं, और बाकी जितने रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस हम उस पर डिस्कशन करा दे रहे हैं। इस पेपर की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, और आपको इसकी कॉपी टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। तो चलो अब हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये एमकॉम का पेपर है। एंड एक और चीज़ बता दें, जो आप लोग का हमेशा डाउट होता है कि पेपर नो डाउट 4 सेट में बनता है A to D, बट ये चारों सेट में जो क्वेश्चंस होते हैं वो सेम होते हैं, बस उनको शफल किया जाता है और कुछ नहीं। मतलब 100 MCQs हर एक क्वेश्चन पेपर में सेम होता है, बस उसकी नंबरिंग अलग अलग होती है। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन पेपर लिए हैं वो है सेट A। तो हम लोग के पास ये जो 2017 का क्वेश्चन पेपर है उसमें हम सेट A पे डिस्कशन कर रहे हैं, और बाकी 3 सेट नो डाउट सेम ही होगा। अब देखो, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से देखें ना, तो कुछ क्वेश्चंस हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड है और कुछ जनरल नॉलेज से। जो करंट अफेयर से रिलेटेड है वो बेसिकली 2016 एंड 17, क्योंकि बेसिकली ये क्वेश्चन पेपर 2017 से बिलोंग कर रहा है, तो 2016 एंड 2017 के क्वेश्चंस होंगे तो वो करंट अफेयर्स पे है, और बाकी जो हिस्ट्री सिविक्स से रिलेटेड है वो जनरल नॉलेज पे है। तो बेसिकली अब ये क्वेश्चन हमसे एग्जाम में नहीं पूछने वाला है, तो हम बहुत ही ईजिली इसको स्किप करा रहे हैं। बट इफ़ इन केस आपको इसके आंसर की रिक्वायरमेंट होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम उसका आंसर अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 47 तक
ये सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर प्लस जनरल नॉलेज से रिलेटेड थे, तो ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस हम कट करा रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 48, 49, 50, 51, 52, ये सारे क्वेश्चन रिलेटेड है लॉजिकल रीजनिंग से। इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 53, 54, 55, 56, 57, ये सारे के सारे क्वेश्चन रिलेटेड है लॉजिकल रीजनिंग से। तो अब ये भी हमारे कोर्स में नहीं है, इससे भी हमारे पास क्वेश्चंस कवर नहीं करता। अब जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में क्वेश्चन पेपर बनता है उसका पैटर्न सिंपल है कि पूरे के पूरे 100 MCQs बेस्ड होंगे उन सब्जेक्ट्स पे जो आपके बीकॉम लेवल पे रहे हैं। क्लियर? तो ये सारे क्वेश्चंस भी हम स्किप करा रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 58 से क्वेश्चन नंबर 61 तक अगेन ये क्वेश्चंस रिलेटेड हैं जनरल नॉलेज से, तो इनको हम स्किप करा रहे हैं और आगे के क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने हैं। दैट इज़ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 62, ये हमारे कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। देखो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली इस पेपर का, हु हैज़ क्लासिफाइड मैनेजमेंट फंक्शंस इनटू 5 कैटेगरीज। तो इसका करेक्ट आंसर नो डाउट क्या है, हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने मैनेजमेंट को 5 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया था और वो 5 कैटेगरीज कौन कौन सी थी? फर्स्ट थी प्लानिंग, सेकेंड थी ऑर्गेनाइजिंग, नेक्स्ट थी कमांडिंग, देन नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग एंड लास्ट वन इज कंट्रोलिंग। अब ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर बनता है, तो अब हम इस पे डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर होगा ए, हेनरी फ्योल। और हेनरी फ्योल ने मैनेजमेंट फंक्शन को इन 5 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था। नेक्स्ट, प्रोडक्शन मैनेजर इज अ मैनेजर। अब अगर प्रोडक्शन मैनेजर की बात करें तो सिंपली ये कौन सा मैनेजर होगा? मिडिल मैनेजर, क्योंकि जो टॉप लेवल पे होते हैं उनका काम होता है प्लान्स बनाना, असेट्स परचेज करना। जो ऑपरेशनल लेवल पे मैनेजर्स होते हैं उनका काम होता है कि जो उनको डायरेक्शन दिया गया है या जो उनको वर्क अलॉट किया गया है उसको परफॉर्म करना। बट मिडिल लेवल मैनेजर का काम होता है कि वो टॉप लेवल के प्लान्स को समझे एंड ऑपरेशनल लेवल से वो कंप्लीट कराए। तो प्रोडक्शन मैनेजर बेसिकली क्या करेगा? वो प्रोडक्शन कितना डिसाइड हुआ ये समझेगा टॉप लेवल मैनेजर से और उसके लिए सारी अरेंजमेंट करके देगा ऑपरेशनल लेवल मैनेजर को, सो दैट ऑपरेशनल लेवल वर्कर्स उतना प्रोडक्शन कर पाए। तो इस केस में इसका करेक्ट आंसर होगा मिडिल लेवल। क्लियर? नेक्स्ट, द अप्रोच ऑफ MBO इज बेस्ड ऑन द सेटिंग ऑफ। MBO का फुल फॉर्म है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स और बेसिकली ये एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल है जिसका बेसिकली ये एम होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं। और इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकती है? जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को बिल्कुल क्लियर रखोगे और उस ऑब्जेक्टिव पे अग्रीमेंट होगा मैनेजमेंट का एज वेल एज एम्प्लॉयज़ का। अगर दोनों ही अग्री कर रहे हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए तो उसको अचीव करना ईजी होगा, क्योंकि मैनेजमेंट भी उस पर पार्टिसिपेट करेगा और एम्प्लॉयज़ भी। एंड MBO की एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप की बात करें तो बेसिकली जो भी हम लोग ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं ना यहाँ पे, उसके लिए प्रॉपर परफॉर्मेंस की जा रही है कि नहीं, क्या प्रोग्रेस है एम्प्लॉयज़ की उसको अचीव करने के लिए, इन सब पे मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन किया जाता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में। क्लियर? तो यहाँ क्वांटिफिएबल ऑब्जेक्टिव्स भी है, क्वालिटेटिव ऑब्जेक्टिव्स भी है और वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव्स भी इसका पार्ट है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, एन एक्ट ऑफ कमिंग टू अ कंक्लूजन इज टर्म्ड एज। बेसिकली क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे आना। अगर हम कंक्लूजन पे आ गए इसका मतलब हमने फाइनल डिसीजन ले लिया है अपना। क्लियर? किसी फाइनल डिसीजन या जजमेंट पे पहुंचने के एक्ट को ही हम क्या कहते हैं? कंक्लूजन। तो करेक्ट आंसर होगा बी, डिसीजन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बजटरी कंट्रोल टेक्निक। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑडिट, स्टैटिस्टिकल डेटा, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था? नॉन बजटरी कंट्रोल टेक्निक। एंड नॉन बजटरी कंट्रोल टेक्निक में स्टैटिस्टिकल डेटा आएगा, इंटरनल ऑडिट आएगी, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस आएगा और कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो भी देख लो, स्टैंडर्ड कॉस्ट, रेशियो एनालिसिस,
स्पेशल रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस, ये सारे के सारे किसके पार्ट हैं? नॉन बजटरी कंट्रोल डिवाइसेस के। क्लियर? और हमारे पास जितने भी ऑप्शंस दिए थे वो सब के सब क्या है? नॉन बजटरी कंट्रोल टेक्निक। मतलब बेसिकली हम यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे बजट को कंट्रोल करने की बात नहीं कर रहे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मार्केटिंग कंपोनेंट? द ऑफर, द मार्केट, फर्म, सिस्टम। द मार्केट दैट इज टारगेट मार्केट, मार्केटिंग कंपोनेंट है, फर्म भी मार्केटिंग कंपोनेंट है एंड सिस्टम भी है, बट ऑफर मार्केटिंग कंपोनेंट नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, इन एबीसी एनालिसिस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल द लीस्ट कॉस्टली आइटम्स कवर अंडर, हमसे क्वेश्चन में पूछा है लीस्ट कॉस्टली। अब देखो ये 3 कैटेगरी होती है एबीसी। ए में हम वो आइटम डालते हैं जो बेसिकली सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है उस पर सबसे ज़्यादा चेक रखना होता है, कंट्रोल रखना होता है। बी में हम वो आइटम्स रखते हैं जो मीडियम कॉस्टली होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है एंड बहुत लो कॉस्ट भी उनकी नहीं है, जिन पे अगर हम मीडियम चेक भी रखें, मीडियम कंट्रोल भी रखें तो चलेगा। एंड सी में हम वो सारे आइटम्स रखते हैं जो कि बहुत ही लो कॉस्ट के होते हैं और जिस पे आपको चेक रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कैटेगरी सी। नेक्स्ट, marketing era based on consumer oriented started in 1950s. Next, which of the following is not a capital market? अब देखो अगर कैपिटल मार्केट की बात करें तो इसमें वो फंड्स आते हैं जो मीडियम टर्म फंड्स हो या लॉन्ग टर्म फंड्स हो। तो बुलियन मार्केट आएगा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आएगा, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट आएगा, बट मनी मार्केट क्या कैपिटल मार्केट का पार्ट है? नहीं। मनी मार्केट में वो फंड्स आते हैं जो शॉर्ट टर्म से रिलेटेड होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट, कंपनी वर्ड इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013? इसका करेक्ट आंसर है ए, सेक्शन 2 सबसेक्शन 10। नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी मे बी 200। मिनिमम कितना होता है? 2 और मैक्सिमम कितना होता है? 200। नेक्स्ट, डैश हैव अ राइट टू इशू द डिबेंचर्स इन अ कंपनी। कंपनी में डिबेंचर्स इशू करने का राइट किसको है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, द एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अगर हम डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की बात करें तो यही एक्सेप्शन है किसका? कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। नेक्स्ट, an individual can be managing director of maximum 15 companies, 10 companies, 3 companies और 2 companies। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 10 companies। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ फाइनेंस फंक्शन? इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, फाइनेंसिंग डिसीजन है, डिविडेंड डिसीजन भी है, बट डिसीजन रिगार्डिंग सेटिंग अप ऑफ अ बिजनेस ये क्या फाइनेंस फंक्शन का कंपोनेंट है? नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, इन वैल्यू मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव वैल्यू सिग्निफाइज, ये वैल्यू नेट एसेट्स की भी है और वैल्यू मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स की भी है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी अबव। नेक्स्ट, फॉर्मूला फॉर नेट कैश इनफ्लो ऑफ अ प्रोजेक्ट इज, अब देखो यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात कर रहा है और कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेसिकली प्रोजेक्ट से अगर हम नेट कैश फ्लो की बात करें तो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं। वैसे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट पे हमने डिटेल डिस्कशन किया है जहाँ पे हमने कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स के साथ एक एक टॉपिक क्लियर किया है और उसके सारे एमसीक्यूज़ भी अपलोड किए हैं ऑन एन एवरेज 100 एमसीक्यूज़, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। तो आप वो क्लास ज़रूर कर लेना, उसके लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 2 मेथड है, एक है डायरेक्ट मेथड और एक है इनडायरेक्ट मेथड। तो अगर हम डायरेक्ट मेथड से चल रहे हैं तब तो सीधे सीधे वो आइटम्स और वो ट्रांजैक्शंस लेते हैं जो कि एक्चुअल में एडजस्ट होने चाहिए, और अगर इनडायरेक्ट मेथड से चलते तो उस केस में नॉन ऑपरेटिंग आइटम, नॉन कैश आइटम और अब नॉर्मल आइटम को हम वापस से एडजस्ट करते। क्लियर? अब देखो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन दिया है सेल्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन, नन ऑफ दीज। इफ इन केस मान लो हम लोग सी ऑप्शन लेते तो इसमें बोल रहे हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और डेप्रिसिएशन जो कि नॉन कैश आइटम है उसको तो ऐड कर दिया, ये तो ठीक है, बट क्या ऐसे नेट कैश इनफ्लो आएगा? नहीं। अभी हमें यहाँ पे क्या करना था? टैक्स भी ऐड बैक करना था। रीज़न बीइंग हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं बिफोर टैक्स चाहिए होता है इसके कैलकुलेशन के लिए। क्लियर? और हमारा फर्स्ट पॉइंट देखो जहाँ लिखा है सीधे सीधे कि सेल्स में से
हम लोग माइनस कर देंगे वो खर्चा जो कि एक्चुअली ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहे हैं और सीधे सीधे कैलकुलेशन कर रहे हैं। बी ऑप्शन क्यों नहीं होगा वो भी देख लो, क्योंकि सेल में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो माइनस किया है पर उसने इंटरेस्ट भी माइनस कर दिया और टैक्स भी माइनस कर दिया। इंटरेस्ट बेसिकली नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये क्लियर है। बट क्या ऑलरेडी उसको सेल्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंस में एडजस्ट किया गया था? नहीं। तो जब एडजस्ट ही नहीं किया गया तो फिर उसको माइनस प्लस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाय डायरेक्ट मेथड सेल्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्योंकि अगर हम ये पोर्शन कर रहे हैं तो उससे डायरेक्टली हमारा क्या आ जाएगा? नेट कैश इनफ्लो ऑफ अ प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, what will be the post payback profitability if life period of a machine is 10 years, payback period 6 years and annual earning 5000? अब देखो, अगर हर साल हम 5000 अर्न कर रहे हैं और 6 साल में पेबैक हो गया तो इसका मतलब अभी भी रिमेनिंग कितना बचा? 4 ईयर्स। तो फर्दर 4 ईयर्स जो आप अर्न करोगे दैट इज 20,000, वो कैसा पैसा होगा? पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब पेबैक पीरियड के बाद की जो अर्निंग है वो क्या है? आपके लिए प्रॉफिट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 20,000। नेक्स्ट, सोलोमन एजरा हैज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज, इसका करेक्ट आंसर है डी, कट ऑफ रेट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इन्होंने एक और नाम भी दिया था और वो नाम था मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग्स। क्योंकि बेसिकली अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करें तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या, कि अगर हमने मार्केट में इक्विटी शेयर इशू किया है, प्रेफरेंस शेयर इशू किया है या डिबेंचर्स इशू किया है तो इनको कुछ ना कुछ रिटर्न आपको पे करना होता है। जैसे डिबेंचर के नाम के आगे 10% लिखा है, प्रेफरेंस शेयर के नाम के आगे 5% लिखा है और इक्विटी शेयर के लिए हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करते हैं। तो इन तीनों की जो कॉस्ट आती है दैट इज KE प्लस KP प्लस KD, इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि अगर हम किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसे मार्केट से उठा रहे हैं तो कम से कम इतना पैसा तो हम मार्केट से कवर कर पाएँ सो दैट हमें अपनी पॉकेट से उनको कुछ भी पेमेंट ना करना पड़े। इसीलिए इसका एक और नाम है मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग्स, कि अगर आपने लेट्स से किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए मार्केट में इक्विटी शेयर इशू किया है 10 लाख का और आपको उन 10 लाख के बदले जो डिविडेंड पे करना पड़ रहा है वो है 1 लाख, तो आप ये कोशिश करोगे कि इस प्रोजेक्ट से कम आप इस 1 लाख की कवरेज कर लो सो दैट आपको अपनी पॉकेट से ये डिविडेंड ना पे करना पड़े, इस प्रोजेक्ट से ही आप डायरेक्टली पेमेंट कर पाओ। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, लीवरेजेस मीन्स कैपिटल स्ट्रक्चर, क्योंकि लीवरेज मतलब क्या, वो कैपिटल स्ट्रक्चर को ही तो शो करता है ना, डेट एंड इक्विटी को। नेक्स्ट, सेल्स गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, फिक्स कॉस्ट गिवन है, 10% इंटरेस्ट ऑन डेट गिवन है, कंबाइंड लीवरेज विल बी। तो देखो, कंबाइंड लीवरेज का जो फॉर्मूला है वो है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स। तो ये सारी की सारी डिटेल्स दी हुई है जिससे हम कंट्रीब्यूशन और ईबीटी कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें तो मेरे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, इसमें से हम फिक्स कॉस्ट माइनस कर दें तो मेरे पास आएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से हम इंटरेस्ट भी माइनस कर दें तो अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा। क्लियर? तो देखो, हमारे पास सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है। अगर हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें तो मेरे पास क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। फिर फिक्स कॉस्ट भी गिवन है और 10% इंटरेस्ट ऑन डेट ऑफ रुपीज़ 1 लाख, तो यहाँ से सीधे सीधे आपके पास इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 10,000 का। क्लियर? तो अब देखो, हम खाली फिगर्स पुट कर रहे हैं। सेल्स दी है 2 लाख और वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 1,40,000, तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन आ गया 60,000 जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। फिर इसमें से हम फिक्स कॉस्ट माइनस करें 40,000 का तो मेरे पास आ गया 20,000 अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर इसमें 1 लाख का 10% दैट इज 10,000 जब हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट तो अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा 10,000। तो अब सिंपली हमें करना क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी, हमारे पास आ जाएगा कंबाइंड लीवरेज। तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन है 60,000 और अर्निंग बिफोर टैक्स है कितना? 10,000। तो सिंपली कंबाइंड लीवरेज कितना आ जाएगा? 6। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, ascertainment of cost with the help of actual expenses incurred is known as,
क्वेश्चन में हमसे बोला है हमें कॉस्ट को एसर्टेन करना है, बट किसके बेसिस पे? एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड के बेसिस पे, मतलब वो पैसा जो खर्च हो चुका है। तो जो खर्च हो चुका है उसको हम क्या बोलेंगे? हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग बोथ आर बेस्ड ऑन, नो डाउट इसका करेक्ट आंसर होगा डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी डबल एंट्री पे होती है और कॉस्ट अकाउंटिंग भी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर द कॉम्पिटिशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की बात करें तो सिंपली जो इसका फॉर्मूला है वो है √2 मल्टीप्लाई एनुअल कंजम्पशन, मतलब पूरे साल में जितनी कंजम्पशन होनी है, इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाय स्टोरेज कॉस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, अब नॉर्मल प्रोसेस लॉसेस आर ट्रांसफर टू विच अकाउंट? लॉसेस, जो अब नॉर्मल लॉस है वो कहाँ ट्रांसफर होता है? वो एट द एंड ट्रांसफर होता है कॉस्टिंग पीएल अकाउंट में। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ मोड? अब देखो, अगर मोड की बात करें तो इनके बीच का जो एम्पेरिकल रिलेशनशिप है वो ये डिनोट करता है कि मीन, यही वाला फॉर्मूला आपको याद भी रखना है कि मीन माइनस मोड इज इक्वल टू होता है 3 मीन माइनस मीडियन, ब्रैकेट में, ब्रैकेट क्लोज। तो ये फॉर्मूला अगर हम याद रखेंगे तो एट द एंड हम जो भी हमारे पास ऑप्शन दिया है वहाँ तक पहुँच पाएंगे। बट अगर यही फॉर्मूला याद नहीं है तो आप चारों में से कोई भी करेक्ट आंसर सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। अब देखो, चारों में पहले क्या दिया हुआ है? मोड दिया है। तो हम इसको इस तरीके से सेट करें कि पहले मोड आएगा। अब मोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ब्रैकेट ओपन कर दे रहे हैं, ये है 3 मीन, ये माइनस है 3 मीन माइनस 3 मीडियन, और इस मीन को हम किधर ले आएंगे? राइट हैंड साइड। तो ये भी माइनस हो जाएगा मीन। अब देखो, ये 3 मीन और ये माइनस मीन कितना हो जाएगा? 2 मीन हो जाएगा। तो माइनस मोड इज इक्वल टू 2 मीन माइनस 3 मीडियन। क्लियर? अब ये माइनस खत्म करने के लिए हम इस साइड माइनस का साइन लगा दें, तो ये हो जाएगा मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो देखो, हमारे पास जो करेक्ट आंसर दिया है वो दिया है सी, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मीन। तो बस ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना, तो ईजिली आप इसका आंसर कैलकुलेट कर पाओगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट? सिंपल सा रिलेशनशिप है ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन के बीच में, कि ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन, और हम कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू √am इंटू HM। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज डैश इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम सिमेट्रिक की बात करते हैं तो सिमेट्रिक पे वो हमेशा क्या होता है? 0। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट, इफ वन रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, वी कैन से दैट। अब देखो, यहाँ पे सबसे बड़ा ब्लंडर क्या है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रिग्रेशन कोएफिशिएंट की, दैट इज BXY एंड BYX की, कि इनका साइन हमेशा क्या होगा? सेम। अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट की बात करें, दैट इज R की, तो इन तीनों का साइन भी सेम होना चाहिए, चाहे तो तीनों ही पॉजिटिव होंगे चाहे तो तीनों ही नेगेटिव होंगे। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, इसका मतलब ये क्वेश्चन ही गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग। नेक्स्ट, गेटिंग परमानेंट अकाउंट नंबर दैट इज पैन इज कंपल्सरी फॉर, पैन उनके लिए कंपलसरी है जो इनकम टैक्स असेसी हैं। बेसिकली आपको रिटर्न फाइलिंग के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो करेक्ट आंसर होगा ए, इनकम टैक्स असेसी। नेक्स्ट, गेटिंग पैन दैट इज परमानेंट अकाउंट नंबर इज कंपलसरी फॉर, इनकम टैक्स असेसी इनके लिए है क्योंकि इनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त पैन नंबर कोट करना होता है। इम्पोर्टर के लिए भी है एंड असेसी अंडर सर्विस टैक्स के लिए भी है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, फॉर एन इंडिविजुअल हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी और फैमिली पेंशन एंड इंटरेस्ट, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इज
इसका करेक्ट आंसर है ITR 1, क्योंकि देखो हमसे क्वेश्चन में पहली बात तो बोला इंडिविजुअल जिसकी इनकम आ रही है सैलरी से, या फैमिली पेंशन है, या इंटरेस्ट इनकम है, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो उस केस में उसको ITR 1 फिल करना होगा। नेक्स्ट, रेट ऑफ TDS ऑन लॉटरी विनिंग इज, लॉटरी विनिंग पे TDS है 30% अंडर सेक्शन 194B। दैट इज जितना आपने विन किया होगा उस पर फ्लैट 30% का डिडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, एडवांस टैक्स इज पेबल इफ टैक्स पेबल आफ्टर डिडक्टिंग TDS इज। देखो अब एडवांस टैक्स की बात करें तो एडवांस टैक्स बेसिकली उन टैक्स पेयर को पे करना होता है जिनकी इनकम सैलरी से होती है, पहला। दूसरा, अदर सोर्सेज से भी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे कि इंटरेस्ट आ रहा है फिक्स डिपॉजिट्स पे, एंड उनकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो मोर देन 10,000 बन रही हो आफ्टर द डिडक्शन ऑफ TDS। क्लियर? तो उस केस में उनको एडवांस टैक्स पे करना होता है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? A 10,000 और मोर, कि उनका जो आफ्टर डिडक्शन ऑफ TDS उनकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो कितनी आ रही है? 10,000 और मोर। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा A, कि ऐसे लोगों को एडवांस टैक्स पे करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 दैट इज अमालगमेशन, परचेज कंसिडरेशन विल इंक्लूड द पेमेंट दैट आर पेबल टू होम। अब PC में ना दो लोगों का ही पेमेंट इंक्लूड करता है, बेसिकली इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब आप इनको पेमेंट किसी भी मोड में कर सकते हो, शेयर्स में कर सकते हो, डिबेंचर्स में कर सकते हो और कैश में कर सकते हो। तो ये तीनों ही मोड अवेलेबल है पेमेंट के लिए, बट पेमेंट किसको करते हैं? आइदर इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स और नन ऑफ दीज, बट ऑब्वियस A शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट, मैच्योरिटी पीरियड ऑफ ट्रेजरी बिल आर। अब ट्रेजरी बिल की मैच्योरिटी पीरियड कितनी है? 364 डेज। तो करेक्ट आंसर होगा A। अब देखो यहाँ पे 14 डेज क्यों लिखा है? क्योंकि 1997 में गवर्नमेंट इशू करता था ट्रेजरी बिल 14 डेज के लिए भी, इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है 14 to 364 डेज, बट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 364 डेज, दैट इज A। नेक्स्ट, सेबी एक्ट केम इन, बेसिकली सेबी की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर इसके एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो एस्टैब्लिशमेंट हुआ 12 अप्रैल 1988 में, बट बेसिकली इनको जो स्टैट्यूटरी पावर्स थी वो किस ईयर में दी गई? वो दी गई 30 जनवरी 1992। क्लियर? तो सेबी एक्ट हैज केम इनटू फोर्स इन 1992। तो करेक्ट आंसर होगा C। नेक्स्ट, हु आर नोन एज डेफिसिट यूनिट? डेफिसिट यूनिट बैंक नहीं, बिजनेस यूनिट नहीं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा कंज्यूमर, दैट इज D। अब देखो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस थे बेसिकली वो ना तो अकाउंट से कवर किए गए हैं ना ही कॉस्टिंग से कवर किए गए हैं। ऑलमोस्ट ऐसे क्वेश्चंस हैं जो थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट से हैं, जैसे बैंकिंग, फाइनेंस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस मैनेजमेंट। तो ये क्वेश्चंस नो डाउट आपके एग्जाम के लिए भी रेलेवेंट है, दैट इज़ फॉर 2021। बट उसके पहले के जितने क्वेश्चंस हमने कट करवाए, दैट इज़ अप टू 61, दैट इज़ 1 to 61, वो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट उसको आपको कवर करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हमारे पास 2018 का क्वेश्चन पेपर कहीं पे भी नहीं है, ना ही यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे है और ना ही मेरे पास अवेलेबल है, इसलिए ये क्वेश्चन पेपर हमने अपलोड नहीं किया है। एंड फॉर एमकॉम प्रिपरेशन 2021 हमने बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, जो हमने पहले भी बताया था क्लास के स्टार्टिंग में कि जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट से रिलेटेड हम MCQs अपलोड कर रहे हैं, बाकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रहे हैं, वो सारे के सारे आपके लिए भी, दैट इज़ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQs प्रिपेयर कर सकते हो। एंड इसके अलावा जो मेरा सजेशन होगा वो यही होगा कि BCom के आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आप रिविजन स्टार्ट कर दो, सो दैट आपको एग्जाम में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आज के सेशन में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।